हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज। और हमारे जो 4 टेस्ट हैं, मतलब जो हमारे 8 लेक्चर्स हैं, वो हो चुके हैं कंप्लीट। और ये जो होने वाला है, ये हमारा कौन सा लेक्चर होने वाला है? रिवीजन लेक्चर होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये हमारा कौन सा लेक्चर होने वाला है? ये हमारा रिवीजन लेक्चर होने वाला है। और इसमें इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट के भी इसमें क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपने हमारी इन्वायरमेंट की सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो आप वो भी जाके देख सकते हो। तो इसमें कुछ इन्वायरमेंट के और कुछ हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस क्या हैं, मिक्स हैं। ठीक है, तो ये एक रिवीजन टेस्ट है। इसके जितने भी कंसेप्ट आएंगे वो सारे मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दो, और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर दो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और इस पूरे 100 क्वेश्चन होने के बाद इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन टू बी रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स। ये बोल रहे हैं कि कौन सा इनमें से नहीं जाना जाता है कि जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है ड्यू टू बर्निंग ऑफ प्लास्टिक। मतलब प्लास्टिक जब जलती है तो क्या चीज़ नहीं निकलती है, मेन चीज़ ये है। ठीक है, तो देखो डाइऑक्सिन, फ्यूरांस, रेडोन, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। देखो आपने चाहे कुछ भी ना सुना हो, आपको एक चीज़ पता होगी कि जो रेडोन है ना, वो क्या है? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। क्या है ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। और जब प्लास्टिक जलेगी कम से कम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये ही इसका आंसर है कि रेडोन रिलीज नहीं होती है। तो प्लास्टिक को यूज कौन करता है अगर उससे रेडोन नहीं निकलती तो? ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाता है सी, कि वहां से क्या नहीं निकलती है? रेडोन नहीं निकलती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप इसको लगा सकते हो। अब आ जाते हैं किस पे? अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? विच ऑफ विद रेफरेंस टू स्प्रिंग फॉर्मेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्प्रिंग फॉर्मेशन के बारे में बताना है। सबसे पहले है इट अकर्स इन वेल ज्वाइंटेड रॉक्स। देखो स्प्रिंग तभी तो बनेगा जब वेल ज्वाइंटेड रॉक्स होंगी। ठीक है, इट डज नॉट अकर इन कास्ट रीजन। देखो आपको एक चीज पता होना चाहिए, कास्ट रीजन मतलब मेनली जो लाइमस्टोन या फिर डोलोमाइट की जो भी रीजन बने होते हैं। तो याद रखना, जो बड़े बड़े जो लार्जेस्ट जो स्प्रिंग्स होते हैं वो तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट की ही रॉक्स में होते हैं, मेनली कास्ट टोपोग्राफी में पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कास्ट टोपोग्राफी में जो स्प्रिंग्स है वो नहीं बनते हैं। थर्ड है इट अकर्स इन एरियाज वेयर परमिएबल एंड इम्परमिएबल रॉक्स अल्टरनेट होती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऐसी होती है जहाँ पे वेल ज्वाइंटेड तो होती है, लेकिन वहाँ पे क्या होती है? परमिएबल और इम्परमिएबल रॉक्स अल्टरनेट पे होती हैं। जो परमिएबल होती हैं वो पानी को रिलीज कर देती है, इम्परमिएबल नहीं होने देती हैं। तो वही है। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? सी। ठीक है, आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है? कॉटन इंडस्ट्री के बारे में बताना। देखो कॉटन एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इससे लगभग आता ही है कॉटन से। ठीक है, और सारी चीजें मैं इसके बारे में करवा चुकी हूँ, तो हमें इसके बारे में बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सबसे पहले कॉटन इज नॉन वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, की जो कॉटन है वो नॉन वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, तो बिल्कुल वो वेट लूज नहीं करती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड है कॉटन इंडस्ट्रीज आर मोस्टली मार्केट बेस्ड। मोस्टली जो कॉटन इंडस्ट्रीज होती है वो मार्केट बेस्ड होती हैं। और थर्ड है महाराष्ट्र एंड गुजरात आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। कॉटन के लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? महाराष्ट्र, गुजरात। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका मतलब ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर क्या आ गया इसका? डी। ठीक है, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। इसकी बेसिक चीजें मैं ज्योग्राफी में करवा चुकी हूँ, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम कॉटन इंडस्ट्री की बात करें, इसकी मार्केट की बात करें, तो याद रखना यहाँ पे क्या है? 100% FDI अवेलेबल है। ठीक है, थ्रू ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, 100% FDI अलाउ है यहाँ पे थ्रू ऑटोमेटिक रूट। कहाँ पे? टेक्सटाइल सेक्टर में। कहाँ पे? याद रखना, टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रही हूँ मैं, टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रही हूँ। टेक्सटाइल सेक्टर में 100% FDI अवेलेबल है। इसके अलावा मैंने जब कॉटन के बारे में बता रही थी तो मैंने बताया था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च भी एक बनाया गया है। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च कब बना था? 1988 में बना था। ठीक है, और वर्ल्ड में इंडिया कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? मतलब कॉटन का कितना लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है? तो याद रखना इंडिया क्या? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया कॉटन का, और सबसे कॉटन टेक्सटाइल्स का। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? कॉटन टेक्सटाइल्स का। ठीक है, याद रखना कॉटन टेक्सटाइल का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और एक और चीज़, कॉटन टेक्सटाइल्स में भी सबसे ज़्यादा जो हमारी प्रोड्यूस होते हैं टेक्सटाइल, वो कहाँ से होते हैं? याद रखना पावर लूम से सबसे ज़्यादा जो हमारे टेक्सटाइल्स हैं वो बनते हैं। उसके बाद किससे बनते हैं? उसके बाद बनते हैं हमारे हैंडलूम से। ठीक है, उसके बाद बनते हैं हमारे हैंडलूम से, और उसके बाद बनते हैं हमारे मिल से।
ठीक है, याद रखना लगभग पावरलूम से हमारा 85% जो कॉटन टेक्सटाइल है वो बनता है, हैंडलूम से हमारा अप्रोक्स 12.5% बनता है, और फिर हमारा मिल से जो है ओनली 3.3% बनता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया, एक सिटी को कहा जाता है कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया। कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, याद रखना मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। और फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल कब लगाई गई थी, फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल, फर्स्ट कौन सी, मॉडर्न कॉटन मिल, मॉडर्न कॉटन मिल। ठीक है, मॉडर्न कॉटन मिल सबसे पहले कब लगाई गई थी, 1854 में लगाई गई थी। कहाँ लगाई गई होगी, मुंबई में ही लगाई गई थी। ठीक है, मुंबई में लगाई गई होगी। और किसने लगाई थी, बाई CN देवार, बाई CN देवार। ठीक है, याद रखना ये सबसे पहली मॉडर्न जो हमारी कॉटन मिल थी ये इन्होंने लगाई थी 1854 में मुंबई में, CN देवार ने। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमें यूट्रोफिकेशन के बारे में बताना है। यूट्रोफिकेशन मतलब न्यूट्रिएंट्स का इंक्रीज हो जाना किसी भी वाटर बॉडी में। सबसे पहले यूट्रोफिकेशन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ए वाटर। देखो अभी मैंने क्या बोला कि यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स का इंक्रीज हो जाना, और जब न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज होंगे तो उसको खाने के लिए ऑर्गेनिजम्स भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होंगे, और जब ऑर्गेनिज्म ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होंगे तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन का ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन करेंगे। ऑक्सीजन का ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन होगा तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑर्गेनिजम्स है वो उसको यूज़ कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यूट्रोफिकेशन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड है इंक्रीज फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट टू ए वाटर बॉडी डिक्रीजेस द रेट ऑफ यूट्रोफिकेशन। अभी बताया यूट्रोफिकेशन कब बढ़ेगा, यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स का बढ़ जाना, न्यूट्रिएंट्स का बढ़ जाने को न्यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। तो इंक्रीज फ्लो नहीं, जब न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ यूट्रोफिकेशन भी तो बढ़ेगा ही ना, घटे थोड़ी ना गा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया, डी। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में बताना है। किसके बारे में, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। सबसे पहले हिमालयन माउंटेन्स आर टेक्टोनिक इन ओरिजिन। देखो सबसे पहले बोल रहे हैं हिमालयन जो माउंटेन्स है वो क्या है, टेक्टोनिक है ओरिजिन में। सेकंड है दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ अनकंसोलिडेटेड एंड सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स। और अनलाइक द पेनिनसुलर ब्लॉक्स दे आर रिजिड स्टेबल इन देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो आपको एक चीज़ पता होगा, देखो हिमालयन माउंटेन टेक्टोनिक भी हैं और अनकंसोलिडेटेड और सेमी कंसोलिडेटेड रॉक से ये बने हुए हैं। दूसरी चीज़ देखो याद रखना, पेनिनसुलर ब्लॉक जो है वो रिजिड और स्टेबल होता है, ना कि हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स तो टेक्टोनिक होते हैं, उनमें गिरने का फ्लेक्सिबल होते हैं, वीक होते हैं, यंग होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होते, स्टेबल और रिजिड नहीं होते हैं। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, ए। ठीक है, आंसर क्या आ गया, ए। और इसके अलावा देखो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आप मल्टीपल सोर्सेज पे मत जाना, कभी भी आप मल्टीपल सोर्सेज पे मत जाना। आप अगर इन्वायरमेंट की कोई आपने बुक पढ़ी है, बेसिक बुक जो पढ़ी है, केवल उसी को पढ़ो और केवल करंट अफेयर्स पढ़ो, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन इसीलिए नहीं होता है क्योंकि लास्ट मंथ में वो ये नहीं पता कितने सोर्सेज, PT 365, उड़ान, ये सब पढ़ते रहते हैं। मैं आपको बोलती हूँ कि 1 से 2 टेस्ट सीरीज आप कर लो। ठीक है, पिछले साल वाली कर लो, रिवाइज कर लो, इस साल वाली कर लो और करंट अफेयर्स कर लो। इसके अलावा आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा केवल और केवल आपको आना चाहिए एलिमिनेशन मेथड। मल्टीपल सोर्सेज पे लास्ट टाइम पे मत जाओ, ठीक है, क्योंकि सब कुछ फिर खराब हो जाएगा, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो मल्टीपल सोर्सेज पे मत जाओ, जो चीज़ें हैं उनको बार बार रिवाइज करो जो आपने अभी तक पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए फिर भी अगर आपको करनी है तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि आप क्या होगा, आपके माइंड में वो चीज़ छपेंगी नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर आप पढ़ने लग गए कोई भी स्टैटिक पोर्शन की कोई डिफरेंट बुक, तो डिफरेंट बुक पे तो आप मत ही जाओ। आपने जो इंपॉर्टेंट बुक्स में निशान लगाए केवल उसी को करो। उड़ान का स्टैटिक पोर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपकी बेसिक बुक्स अच्छे से क्लियर है तो। ठीक है, तो बेसिक बुक्स को अच्छे से क्लियर करो। अगर टेस्ट सीरीज करते हो, जैसे कि हिमालयस आ गया, तो इसका जो भी चैप्टर है आप जाके पूरा NCERT में पढ़ लोगे तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, केवल इसी अप्रोच से जाओ, आप मल्टीपल सोर्सेज पे मत जाना, नहीं तो सब कुछ खराब हो जाएगा लास्ट टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। वाटर एंड क्लाइमेट कोएलिशन के बारे में बताना है, कौन सी चीज़ सही नहीं है। वाटर एंड क्लाइमेट कोएलिशन,
सबसे पहले है कि इट इज टू स्पीड अप द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द वाटर रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। बिल्कुल देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वाटर और क्लाइमेट कोएलिशन क्या करेगी, ये मेनली स्पीड अप करेगी प्रोग्रेस को, जो भी वाटर रिलेटेड इश्यूज से है, जो SDG 6 में है। मतलब SDG 6 में वही है, क्लीन वाटर प्रोवाइड, सैनिटेशन प्रोवाइड करनी है। सेकेंड है, इट्स मेंबर्स आर फ्रॉम साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर, NGO, UN ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रीज एंड सिविल सोसाइटी। बिल्कुल इसके मेंबर भी यहीं से हैं। थर्ड है कि ये इसको हेड मेनली कौन करता है, बिल्कुल वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको हेड करी है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो वाटर एंड क्लाइमेट जो कोएलिशन है उसके बारे में हमें बतानी थी क्या चीज़ सही नहीं है। ठीक है, क्या चीज़ सही नहीं है, तो सारी ही करेक्ट है। सही तो सारी ही सही है, तो गलत तो कोई भी नहीं है। तो आंसर क्या आ गया, डी। ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। दूसरी चीज़, अब आपने देखा कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो याद रखना वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की। कौन सी एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की। ठीक है, और क्या इंडिया इसका पार्ट है, यस, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो इंडिया है वो भी क्या है, पार्ट है। दूसरी चीज़, ये दो रिपोर्ट्स निकालती है ये। ठीक है, दो रिपोर्ट्स निकालती है, एक तो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। ठीक है, और एक निकालती है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। क्या निकालती है, एक निकालती है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। ठीक है, ये दो रिपोर्ट्स निकालती है मेनली। और इसके बाद अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें, वो कहाँ पे होंगे, जेनेवा में। ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन के हैं, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये मेनली किससे ओरिजिनेट हुई है, सबसे पहले थी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो कब बनी थी, 1873 में बनी थी। और ये मेनली जो WMO है, ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से ही बनी है। ठीक है, और मेनली 1947 में एक फॉर्मल कन्वेंशन हुआ था, और फिर ये 1950 में क्या आ गई थी, फोर्स में आ गई थी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखना फॉर्मल कन्वेंशन हुआ था 1947 में वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, फिर फोर्स में आ गई थी 1950 में। ये हो गया हमारा वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और आपको पता चल गया कि जो ये वर्ल्ड वाटर एंड क्लाइमेट कोएलिशन है, इसको मेनली कौन हेड करता है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये हो जाता है कंप्लीट, आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या बोलता है, हमें मुस्कान इनिशिएटिव के बारे में बताना है। कौन से इनिशिएटिव के बारे में, मुस्कान इनिशिएटिव के बारे में। देखो दो मुस्कान इनिशिएटिव हैं। कौन से हैं, दो मुस्कान इनिशिएटिव हैं। एक तो ये हो गया मुस और कान। ठीक है, ये मुस्कान जो है ना, याद रखना ये कौन निकाल, इसको ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर है। किसके अंडर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर है। मेनली इसमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव है ये। 0 से लेके 12 एज तक के जो बच्चे हैं, पीडियाट्रिक जो एज है, उसमें हमें क्या करना है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करनी है उनकी। ठीक है, किसके अंदर, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क के अंदर। किसके अंदर, नेशनल क्वालिटी अश्योरिंग स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज को हमें इम्प्रूव करना है, क्वालिटी पे इंक्रीज करना है। ठीक है, तो याद रखना, तो ये है हमारा क्या, ये था हमारा क्या, मुस्कान इनिशिएटिव। ठीक है, मेनली दिस इनिशिएटिव एम्स टू ट्रेस एंड रेस्क्यू। देखो रेस्क्यू नहीं करना, इसमें हेल्थ केयर फैसिलिटी को करना है, क्वालिटेटिव इंक्रीज उसमें करना है। ठीक है, मेनली जो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का लिख रखा है और मिनिस्ट्रिंग पर्सनस का लिख रखा है ना, ये भी एक इनिशिएटिव है, और इसका भी नाम क्या है, मुस्कान। मुस्कान, उसका भी नाम क्या है, मुस्कान। इसकी स्पेलिंग है मुस्कान, और मेनली इसको बोलते हैं ऑपरेशन स्माइल। ऑपरेशन स्माइल भी इसको बोला जाता है। तो ये दो इनिशिएटिव हैं, एक है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर जिसमें मिसिंग पर्सन्स को उनके घर वालों से मिलाया जाता है, उसको ऑपरेशन स्माइल या मुस्कान बोलते हैं। और ये वाला जो मुस्कान है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर है, जिसमें 0 से लेके 12 साल तक के बच्चों के लिए मतलब क्वालिटी में, मतलब हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं उसकी क्वालिटी में इंक्रीज़ किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर हो जाता है डी, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट जो है इसकी हमारी जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है, बारहसिंगा और स्वैम्प डियर इज डियर स्पीसीज फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। पता चलेगा बारहसिंगा स्वैम्प डियर जो है वो एक बहुत सारे पार्ट्स में पाया जाता है। द स्वैम्प डियर डिफर फ्रॉम अदर ओल्ड डियर्स इन दैट द एंटीलियर्स कैरी मोर देन 3 टाइम्स। बारहसिंगा स्टेट एनिमल ऑफ विच ऑफ, देखो बारहसिंगा किस स्टेट का स्टेट एनिमल है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। अब बारहसिंगा बेशक आपको सब कुछ पता हो एनवायरनमेंट में इसके बारे में, लेकिन आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि यूपी और एमपी का जो स्टेट एनिमल है वो क्या है, बारहसिंगा है। दोनों का सेम ही है, यूपी और एमपी।
ठीक है, याद रखना यूपी और एमपी दोनों का सेम ही है। अब हम देख लेते हैं क्या किसके बारे में, हम इसी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बारहसिंगा या स्वैम्प डियर नॉर्मली इंडिया में है ना, नॉर्मली इंडिया में 3 स्पीसीज पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? नॉर्मली इंडिया में 3 स्पीसीज पाई जाती हैं इसकी स्वैम्प डियर की। किसकी पाई जाती हैं? स्वैम्प डियर की 3 स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कौन कौन सी हैं? 3 स्पीसीज हैं। ठीक है, एक तो है वेस्टर्न स्वैम्प डियर। कौन सी? एक तो है वेस्टर्न स्वैम्प डियर। ठीक है, एक है हमारा साउदर्न स्वैम्प डियर, एक है हमारा साउदर्न स्वैम्प डियर और एक है हमारा ईस्टर्न स्वैम्प डियर। एक हमारा कौन सा है? ईस्टर्न स्वैम्प डियर। ठीक है, 3 स्पीसीज हैं। अब वेस्टर्न स्वैम्प डियर की बात करें, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रूसर्वस डुवासेलिस। ठीक है, साउदर्न स्वैम्प डियर का क्या नाम है? इसका नाम है, इसको हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा भी बोलते हैं। हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा। ठीक है, बारहसिंगा आप खुद देख लेना। और इसके अलावा इसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका भी नाम ऐसा ही है, रूसर्वस डुवासेली ब्रांडेरी। ठीक है, इसके अलावा ये मेनली कहाँ पे पाया जाता है? अब साउदर्न स्वैम्प डियर कहाँ पे पाया जाएगा? मेनली सेंट्रल इंडिया के आसपास ये पाया जाता है, नॉर्दर्न इंडिया या फिर मेनली वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में। उसके बाद आ जाता है हमारा ईस्टर्न स्वैम्प डियर। ईस्टर्न स्वैम्प डियर मेनली कहाँ पे पाया जाता है? इसका नाम है रूसर्वस डुवासेली रणजीत सिन्ही। ठीक है, ये मेन इसका नाम है। तो ये तो दोनों में, ये तो सब में सेम है। एक तो है वेस्टर्न ये है और इस तो ये 2 नाम बस अलग हैं। साउदर्न में ब्रांडेरी आ जाता है और इसमें रंजीत सिन्ही आ जाता है। ईस्टर्न स्वैम्प डियर में तो ये 3 स्पीसीज पाई जाती हैं। और ये जो ईस्टर्न वाला है ये मेनली काजीरंगा असम, असम नेशनल असम में पाया जाता है। ये मेनली कहाँ पे पाया जाता है? असम में पाया जाता है। ठीक है, और ये मेनली आपने देख लिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और असम में मेनली स्वैम्प डियर को क्या बोला जाता है? बहुत फेमस है। असम में स्वैम्प डियर को क्या बोला जाता है? असम में स्वैम्प डियर को बोला जाता है डोल होरिना। क्या बोला जाता है? डोल होरिना बोला जाता है। याद रखना, डोल होरिना बोला जाता है। डोल का मतलब होता है स्वैम्प। ठीक है, डोल होरिना बोला जाता है असम में किसको? स्वैम्प डियर को। इसके अलावा हम और क्या देख सकते हैं इसमें? और देख सकते हैं इसके आयुसीएन स्टेटस के बारे में। स्वैम्प जो डियर होता है उसका जो आयुसीएन स्टेटस होता है वो क्या है? वल्नरेबल। ठीक है, वल्नरेबल। और अगर हम साइट्स में बात करें तो ये कहाँ पे है? याद रखना, शेड्यूल 1 में है। और अगर हम इसकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बात करें तो ये भी 1 में है। देखो, ये अपेंडिक्स 1 है और ये शेड्यूल 1 है। ठीक है, और ये वल्नरेबल कैटेगरी में है। तो ये सारी आपने कैटेगरी भी देख ली, कितने टाइप के इंडिया में स्पीसीज पाई जाती हैं वो भी देख ली। तो आपको सारा चीज़ होगी कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो यूपी और एमपी का क्या ये स्टेट एनिमल भी है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। रामसर साइट्स सबसे पहले बोल रखा वेटलैंड और कोई स्टेट। ठीक है, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी देखो 4 मतलब साइट्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था अभी रिसेंटली। ठीक है, उसमें से 2 हरियाणा से थी और 2 गुजरात से थी। अब सबसे पहले बात करते हैं भिंडावास और सुल्तानपुर, ये दोनों कहाँ से थी? हरियाणा से थी। और जो थोल लेक और जो वाधवाना थी ये कहाँ से थी? गुजरात से थी। तो इसका मतलब इसमें से एक तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और एक हमारी फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। और फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो हमारी क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, तो सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? डायरेक्ट बी। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या आ गया? बी। और टोटल हमारी कितने रामसर साइट्स हैं? 46। आप सभी को पता है। अगर हम बात करें सबसे मैक्सिमम नंबर की साइट्स कहाँ पे हैं? यूके में। सबसे ज़्यादा नंबर की रामसर साइट्स यूके में है। अगर लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसर साइट्स की बात करें तो बोलीविया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया है किसके अंडर? रामसर साइट्स के अंदर, या रामसर के अंदर प्रोटेक्टेड जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा है। और जो हमें 4 साइट्स दी गई है ना, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे कुछ स्पीसीज हैं जो इंडेंजर्ड है। इन सब में कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज प्रोटेक्टेड है। कौन कौन से इंडेंजर्ड स्पीसीज प्रोटेक्टेड है? याद रखना, एक तो है इजिप्टियन वल्चर। ठीक है, क्या है? एक तो इजिप्टियन वल्चर। ठीक है, ये क्या है? इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब आ जाए कभी तो क्या है? ये इंडेंजर्ड स्पीसीज। ऐसे क्वेश्चन पहले भी जो है ना वो हमारे आए हुए हैं, ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद है साकेर फाल्कन।
उसके बाद क्या है साकेर फाल्कन, और थर्ड जो है एक स्पीसीज जो इंडेंजर्ड यहाँ पे पाई जाती है उसका नाम है सोशिएबल लैपविंग। ये तो आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, सोशिएबल लैपविंग। ठीक है, ये 3 स्पीसीज हैं जो इंडेंजर्ड स्पीसीज इनमें पाई जाती हैं। एक स्पीसीज है नियर थ्रेटन्ड जो यहाँ पे पाई जाती है जिसका नाम है डालमेटियन पेलिकन। ठीक है, डालमेटियन पेलिकन ये स्पीसीज है जो नियरली थ्रेटन्ड है, जो यहाँ पाई जाती है। और कुछ है 3 स्पीसीज इंडेंजर्ड जैसे कि इजिप्टियन वल्चर, साकेर फाल्कन और सोशिएबल लैपविंग। ठीक है, तो ये है हमारी क्या कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज और नियर थ्रेटन्ड स्पीसीज जो इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और वेटलैंड्स में पाई जाती हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो हमने देख लिया, सबसे ज़्यादा कहाँ पे, यूके में और बोलीविया में, और इसके अलावा जितने रामसार साइट्स हैं वो हम पहले ही करवा चुके हैं। तो ये देखो, ये हमारी क्या है, सारी रामसार साइट्स हैं। क्या है, ये हमारी सारी रामसार साइट्स हैं। अगर आपने अभी तक कोई जो भी है आपको नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, इसका आप क्या कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो कितनी सारी हैं। अभी हमने क्या पढ़ी, थोल लेक पढ़ी है, ठीक है, वाधवाना पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे हरियाणा वाली पढ़ी थी, कौन सी थी वो, भिंडावास थी, एक सुल्तानपुर थी। ठीक है, एक तो देखो ये रही भिंडावास और एक ये रही सुल्तानपुर। अब ये 4 जो है वो नई ऐड हुई हैं और इसमें कौन कौन सी इंडेंजर्ड स्पीसीज है वो हमने देख लिया है। और अक्टूबर 2020 तक कितनी हो चुकी थी, 46 रामसार साइट्स हो चुकी हैं। ठीक है, कितनी हो चुकी हैं, 46 रामसार साइट्स हो चुकी हैं। और ये बार बार जो है ना चेंज होती रहती है। शायद मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट ईयर करवा रही थी तब शायद मैंने 42 बताया था, तो कई कमेंट आए कि मैम आपने गलत बताया, क्योंकि उस टाइम पे उतनी ही थी, इसीलिए शायद वो आपको अभी गलत लग रहा है, क्योंकि वो जो वीडियो है वो 1 साल पहले बन चुकी है। ठीक है, तो अभी ये कितनी हो चुकी हैं, 46 हो चुकी हैं। अभी आप देखो और कौन कौन सी हैं, लोनार लेक महाराष्ट्र में है, ठीक है, नांदूर महेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, ठीक है, वेम्बनाड कोल केरला में है, अष्टाईमुड़ी केरला में है, सेस्चलम कोटा लेक यहाँ पे है, ठीक है, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओनली एक ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो तमिलनाडु में, कोलेरू लेक, ठीक है, चिल्का लेक, भितरकर्णिका मैनग्रोव, सुंदरबंस, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, रुद्र सागर लेक कहाँ पे, त्रिपुरा में है। तो आपको विद पोजीशन ये सारी चीजें पता चल रही हैं। ठीक है, विद पोजीशन आपको ये चीज पता चल रही है। और ये देखो राजस्थान में भी 3 है, कियोलैडो, सांबर और सुरसरोवर, या फिर जिसको कीथम लेक भी बोलते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कीथम लेक या फिर सुरसरोवर कहाँ पे है और कौन सी है, क्या उसमें आता है कि नहीं आता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको ये पता ही होनी चाहिए। आसाम में दीपोर बिल बहुत बार आता है, लोकटक लेक हर बार कहीं ना कहीं आ जाता है। ठीक है, फुमडिस के लिए शायद ये फेमस है, फुमडिस, ठीक है, फुमडिस, ठीक है। तो ये देखना फुमडिस क्या होता है। तो ये हो गया हमारा सारी रामसार साइट्स, शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं चल रही हूँ यहाँ से। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 9 हो जाता है ये हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोलता है, कौन से ट्राइब किस रीजन में पाए जाते हैं। देखो ये ट्राइब तो है ना आपको पता ही होनी चाहिए। अब मैं क्या कर सकती हूँ उसके अलावा, देखो मसाई ट्राइब्स याद रखना, ये कहाँ पे पाई जाती है, ईस्ट अफ्रीका में पाई जाती है, मेनली केन्या और तंजानिया में। नाइजीरिया में नहीं पाई जाती है, मेनली कहाँ पे पाई जाती है, ईस्ट अफ्रीका में पाई जाती है, केन्या और तंजानिया, ठीक है, जो भी है तो वहाँ पे पाई जाती है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है हाउजा ट्राइब, मेनली कहाँ पे पाई जाती है, याद रखना ये पाई जाती है नाइजीरिया में, मलेशिया में नहीं, ये कहाँ पाई जाती है, ये नाइजीरिया में पाई जाती है। और थर्ड है बिंडुबी तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखना ये 3 ट्राइब कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये आपको पता होना चाहिए। केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर आ गया सी। ठीक है, आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे, लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में बताना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में आ चुका है। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज बिल्ट ऑफ कोरल डिपॉजिट्स, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बिल्कुल सारा जो है वहाँ पे कोरल आइलैंड से ही बना हुआ है। दूसरा बोला क्या, नारकोंडम इज स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड इन लक्षद्वीप ग्रुप, याद रखना नारकोंडम एक स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड है और ये मेनली कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, वो भी अंडमान सी में। कहाँ पे है, अंडमान सी में। ठीक है, अंडमान सी में पाया जाता है ये। फिर ऐसी ये सैडल पीक इज हाईएस्ट पीक इन लक्षद्वीप। देखो सैडल पीक हाईएस्ट पीक तो है लेकिन वो लक्षद्वीप की नहीं है, कहाँ की है, अंडमान एंड निकोबार की है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार की, और मेनली कौन से उस पे पाई जाती है, नॉर्थ अंडमान आइलैंड पे पाई जाती है, नॉर्थ अंडमान पे पाई जाती है। ठीक है, फिर है D11 डिग्री चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप एंड मालदीव। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो 8 डिग्री चैनल है, जो 8 डिग्री चैनल है वो मेनली सेपरेट करता है लक्षद्वीप और मालदीव को। मेनली 11 डिग्री चैनल है जो वो लक्षद्वीप को लक्षद्वीप से ही अलग करता है, मतलब 2 लक्षद्वीप के आइलैंड को खुद से अलग करता है। एक तो है अमीनी आइलैंड, ठीक, तो एक तो है अमीनी आइलैंड और एक है कैनेनोर आइलैंड। आपने सुना भी होगा नाम कैनेनोर आइलैंड। ठीक है, तो 11 डिग्री चैनल इज डिफरेंट और ये डिफरेंट। तो ये तीनों नीचे वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर इसका क्या आ गया, ए।
ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। कौन सी इन्वेजिव स्पीसीज नहीं है, हमें क्या बोल रखी है, नहीं है। सबसे पहले बोल रखा है टोमेटो लीफ माइनर, वाटर हाइसिंथ, क्लोरोफाइटम ट्यूब। देखो आपने ना पार्थिनियम ग्रास और आइकोर्निया वाटर हाइसिंथ इन दो के बारे में तो सुना होगा, ठीक है, कि यस ये दो तो हैं ही, मतलब ये इन्वेसिव हैं, तो ये रह गई दो, ठीक है। तो याद रखना ये जो मूसली है ना, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम, ये जो है यही है, ये इन्वेसिव स्पीसीज नहीं है, ठीक है। ये क्या है, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम, ये क्या है जो इन्वेसिव स्पीसीज नहीं है। ये टोमेटो लीफ माइनर भी क्या है, एक इन्वेसिव स्पीसीज है, ठीक है। ये जो है टोमेटो लीफ माइनर, ये भी क्या है, एक स्पीसीज है। याद रखना बहुत सारी वैसे इन्वेसिव स्पीसीज है, इन्वेसिव स्पीसीज के नाम लिखने आ जाओ, कुछ तो हमने देख ही लिए हैं, बहुत सारी इन्वेसिव स्पीसीज। जैसे कि अगर हम नाम लिखने पे आए, सबसे पहले आ जाती है हमारी लेंटाना, ठीक है, आपने सबसे नाम सुना होगा लेंटाना, जो कैमेरा होती है, लेंटाना कैमेरा, ये क्या है, ये एक इन्वेसिव स्पीसीज है। फिर आ जाती है सियाम वेड, सियाम वेड, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी पार्थिनियम ग्रास, पार्थिनियम ग्रास। उसके बाद आती है हमारी मैक्सिकन डेविल, क्या आ जाती है हमारी, मैक्सिकन डेविल। उसके बाद आ जाती है हमारी मैस्क्वाइट। उसके बाद आते हैं हमारी जियंट अफ्रीकन स्नेल, ठीक है। उसके बाद क्या हमारी आ जाती है माइकेनिया, माइक्रा अंथा, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी सरपेंटाइन लीफ माइनर, सरपेंटाइन लीफ माइनर। और इसके बाद आती है हमारी ये जो मूसली है जो हमने अभी पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी स्पाइरलिंग वाइट फ्लाई, स्पाइरलिंग वाइट फ्लाई। उसके बाद आ जाती है हमारी कॉटन मीली बग, क्या आ जाती है, कॉटन मीली बग, क्या आ जाती है, कॉटन मीली बग, ठीक है। तो ये सारी क्या है, याद रखना, ये सारी क्या है, ये सारी इन्वेसिव स्पीसीज है। ये मैंने क्या लिखी हुई है, सारी इन्वेसिव स्पीसीज, ठीक है। ये सारी क्या है, इन्वेसिव स्पीसीज है, याद रखना ये सारी ही क्या है, इन्वेसिव स्पीसीज है, ठीक है। अब कोई भी आ जाए तो अब क्या कर सकते हैं उसका क्वेश्चन का, तो ठीक है, तो कोई भी आ जाए तो आंसर क्या हो गया, सी नहीं है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। ओरिजेंटल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बताना है। तो सबसे पहले है इट कॉजेज मोस्ट ऑफ द डायर्नल वेरिएशन इन डेली वेदर इन मिडिल लेटीट्यूड। तो बिल्कुल हॉरिजेंटल जो हीटिंग है वो मेनली डायर्नल चेंजेस करती है एटमॉस्फेयर में, ये सही है। द लोकल विंड्स इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग समर सीजन कॉल्ड लू इज द आउटकम ऑफ हॉरिजेंटल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, ये भी करेक्ट है। थर्ड, हॉरिजेंटल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कन्फाइंड ओनली टू ट्रोपोस्फेयर। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल ट्रोपोस्फेयर में ही कन्फाइंड होती है, अदर टाइप के जो वो होते हैं लेयर्स उनमें भी होती है। लेकिन जो कन्वेक्टिव जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है ना, कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वो केवल और केवल कहाँ पे होता है, ट्रोपोस्फेयर में हो जाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर तो सब में होता है, लेकिन जो कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वो केवल और केवल कहाँ पे होता है, ट्रोपोस्फेयर में ही होता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया, ए। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। नॉर्थ से साउथ में हमें लेक्स लगाने हैं। अगर आपको ये पता होगा ना, ये रामसर साइड अभी बताया था मैंने, अब मैं बिल्कुल भी नहीं उसको करूँगी। रेणुका लेक कहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए। रेणुका लेक कहाँ पे है, ये है हिमाचल में, ठीक है। अभी रामसर साइड्स एक बार आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, पीछे जाके देखो, ये हिमाचल में है। सांबर लेक अभी बताया कहाँ पे है, राजस्थान में है। भोज वेटलैंड कहाँ पे था, एमपी में था, याद रखो। भोज वेटलैंड कहाँ पे है, एमपी में है। और सोमिरी लेक कहाँ पे है, ये लद्दाख में। कहाँ पे, लद्दाख में। अब लगा लो कि हमें नॉर्थ से साउथ आना है, तो सबसे पहले आप आओगे 4, ठीक है, 4। उसके बाद क्या आएगा हमारा, हिमाचल आएगा, तो फर्स्ट, तो आंसर आ गया डायरेक्ट सी, ठीक है। सीधा हमारा आंसर आ गया सी, सारी रामसर साइड्स। उसका मैंने स्क्रीनशॉट दिलवाया था, आपने देख लिया होगा। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, बायोमैनेजमेंट रूल्स, बायोमैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रखा है ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आते हैं, तो याद रखना बिल्कुल सही है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको नोटिफाई करती है, तो बिल्कुल ये भी उनको नोटिफाई करती है। तो इसका आंसर क्या आ गया, सी, दोनों ही करते हैं,
ठीक है। इसमें मेनली क्या है, अभी जो है रिसेंटली बायोमेड वेस्ट रूल्स में क्या हुआ, अमेंडमेंट भी हुआ। वैसे तो बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, लेकिन 2016 में भी इसमें क्या हुआ है, अभी अमेंडमेंट हुआ है। उसमें कुछ रूल्स चेंज कर दिए गए हैं। सबसे पहले उसमें कुछ मतलब टारगेट्स रखे गए कि ये करना है, हमें ये नहीं करना है। मेनली क्या है, मतलब मेन जो है 10 वेस्ट को 10 जगह सेग्रीगेट ना करके केवल 4 जगह सेग्रीगेट हमें करना है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हमारे मतलब वो डस्टबिन की बात करें, जैसे कि एक येलो डस्टबिन रखा जाता है। येलो डस्टबिन में इसके लिए याद रखना, इन्फेक्शियस उनके लिए, किसके लिए, इन्फेक्शियस जो चीज़ें होंगी, साइटोटॉक्सिक जो केमिकल्स होंगे उनको वहाँ पे डालना है, ठीक है। साइटोटॉक्सिक जो केमिकल्स होंगे उनको मेनली वहाँ पे क्या करना है, हमें डंप करना है। किसमें, येलो डस्टबिन में। इन्फेक्शियस और साइटोटॉक्सिक जो भी केमिकल्स होंगे इनका प्री ट्रीटमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद आता है, एक तो येलो टाइप का हो गया हमारा मेडिकल वेस्ट में। उसके बाद आता था हमारा एक रेड कलर का, वो जो क्या होते हैं, रेड कलर का जो डस्टबिन होता है, वो रेड कलर के डस्टबिन में हमें क्या डालनी है, प्लास्टिक, रबड़, ये सारी चीज़ें, प्लास्टिक, रबड़, ट्यूब, ये सारी चीज़ें डालनी है, ठीक है। प्री ट्रीटमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। उसके बाद आता है हमारा ब्लू टाइप का। ब्लू टाइप में क्या हो जाता है, जैसे कि मेनली ग्लास, ठीक है, मेनली ग्लास से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मेनली यहाँ पे वो की जाएंगी, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे ग्लास से रिलेटेड चीज़ें की जाएंगी। और फिर आ जाता है हमारा क्या, वाइट में मेनली क्या, जो भी शार्प चीज़ें हैं, मेनली जो शार्प चीज़ें हैं वो मेनली क्या की जाएंगी, वाइट डस्टबिन में रखी जाएंगी, ठीक है। इन सब के लिए, इन तीनों के लिए प्री ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं है। इसके लिए प्री ट्रीटमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ और एक और चीज़ करनी है कि एक है कि स्टेट गवर्नमेंट को एक चीज़ प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट को कॉमन बायोमेड वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। स्टेट गवर्नमेंट को क्या बनानी है, कॉमन बायो वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी बनानी है, ठीक है। कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी बनानी है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, ये सारी चीज़ें क्या करने के लिए, कंप्लायंस करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा और क्या क्या रूल्स लाए गए हैं, मेनली ये रूल्स लाए गए हैं कि जो पर डे बायोमेडिकल वेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो कैसे किया जाए। ये तो आपको पता चल गया होगा। तो ये जो आप डस्टबिन में डालोगे चीज़ें, ये तो डेली बेसिस पे डालोगे ना। तो ये जो 2016 में अमेंडमेंट किए गए हैं, डेली बेसिस के लिए किए गए हैं मेनली, ठीक है। और मेनली जो अभी जो पहले जो रूल्स थे ना, ये मेनली हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए थे, लेकिन अभी ये जो रूल्स हैं बायोमेड वेस्ट रूल्स जो है 2016 के अमेंडमेंट के बाद, ये वैक्सीनेशन कैंप्स के लिए भी लागू हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप्स, ठीक है, ब्लड डोनेशन कैंप्स के लिए भी लागू हो गए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें सर्जिकल कैंप्स, इन सब के लिए लागू हो गए हैं, ठीक है। और अगर बात करें इसमें मेनली क्या है, इसमें हमें क्या करना है, 2 साल के अंदर, 2016 में आया था, 2018 तक हमें जितने भी क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग हैं, ग्लव्स हैं, ब्लड बैग्स हैं, वो 2 साल के अंदर हमें क्या करने हैं, फेज आउट करने हैं। कोई भी अगर प्लास्टिक बैग है, ग्लव्स हैं, ब्लड बैग्स हैं, तो ये सारे हमें कितने साल के अंदर वो करने हैं, क्या करने थे, वो हमें फेज आउट करने थे। कितने साल के अंदर, 2 साल के अंदर वो हमें फेज आउट करने हैं। साथ में इसमें 2 जो डाईऑक्सिन और फ्यूरान्स हैं उसके एमिशन की लिमिट भी ऐड की गई है। पहले ये नहीं था कि डाईऑक्सिन एंड फ्यूरान्स, इनकी लिमिट्स भी लगाई गई हैं कि ये कितनी लिमिट तक जो है वो एमिट मतलब करवाए जा सकते हैं, कितने हो सकते हैं। तो एमिशन लिमिट डाईऑक्सिन और फ्यूरान की भी ऐड की गई है। हमें प्लास्टिक बैग्स, क्लोरिनेटेड बैग्स, ग्लव्स, ब्लड बैग्स, इनको 2 साल के अंदर क्या करना है, फेज आउट करना है। वैक्सीनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, इन सब के लिए भी ये रूल्स लागू हो गए। पर डे मैनेजमेंट के लिए मेनली ये रूल्स आए हैं, ठीक है। तो हमने सारी चीज़ें बता दी हैं। और मेनली स्ट्रिक्ट कंप्लायंस इन रूल्स को कौन करवाता है, CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। मेनली तो इन किसी के अंदर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आंसर हो जाता है C। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर हमें 16 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन सी सिटी किस टाइप का क्लाइमेट है। देखो होबार्ट सिटी याद रखना, ये कहाँ पे है, तास्मानिया में है। कहाँ पे है, तास्मानिया में। और मेनली यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट पाया जाता है, यहाँ पे ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट ही पाया जाता है। फिर है सूडान। देखो सूडान में सूडान टाइप क्लाइमेट पाया जाएगा, चाइना टाइप क्यों पाया जाएगा, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया बी, ठीक है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया बी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये बोल रहे हैं कि एस्टिमेटेड 60% जितने भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हैं और 75% न्यू एंड इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज हैं वो जूनोटिक ओरिजिन में, जूनोटिक मतलब जो एनिमल से होते हैं।
तो बताने सबसे पहले जूनोटिक पैथोजन बैक्टीरियल, वायरल, पैरासाइटिक, फंगल कैसे भी हो सकते हैं, बिल्कुल जूनोटिक इन्फेक्शंस तो कैसे भी हो सकते हैं। फिर है दे स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडीली फ्लूइड, ऐसा नहीं है डायरेक्ट जैसे कि फूड से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, फूड, वाटर, एनवायरनमेंट सबसे फैल सकते हैं, ऐसा नहीं है केवल और केवल बॉडीली फ्लूइड से फैलते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट करेक्ट है। थर्ड, जापानीज इंसेफेलाइटिस इज एग्जांपल ऑफ जूनोटिक डिजीज, बिल्कुल जापानीज इंसेफेलाइटिस किसका एग्जांपल है, ये जूनोटिक डिजीज का ही एग्जांपल है, ठीक है, जूनोटिक डिजीज का एग्जांपल है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी, ठीक है। दूसरी और अगर हम जूनोटिक डिजीज की बात करें वो कौन सी हैं, एक तो आपने सुना होगा कयासानुर फॉरेस्ट डिजीज, कयासानुर फॉरेस्ट डिजीज, इसी को मंकी फीवर भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मंकी फीवर भी बोलते हैं। तो ये भी मेनली क्या है, एक जूनोटिक डिजीज है। इसके अलावा निपा वायरस, इसके बाद इबोला वायरस, ठीक है, उसके बाद मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। और भी जैसे कि एक तो अभी रिसेंटली वेस्ट अफ्रीका में एक वायरस आया जिसका नाम है मारबर्ग वायरस, क्या नाम है उसका, मारबर्ग वायरस है उसका नाम। मेनली हाईली वायरुलेंट डिजीज कोज करता है, हिमरेजिक फीवर भी कोज कर देता है, ये भी क्या एक जूनोटिक है, मारबर्ग वायरस, ये भी जो है ये क्या है, जूनोटिक है। तो ये लगभग जितनी बीमारियां हैं ये सारी क्या है, जूनोटिक है। और भी बहुत सारी हैं लेकिन अभी मैंने कुछ के नाम बताए हैं आपको, ठीक है, जूनोटिक के एग्जाम्पल, जैसे कि जापानीज इंसेफेलाइटिस बता दिया और ये सारे हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। हमें लिविंग प्लैनेट इंडेक्स के बारे में बात करनी है, बहुत बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, ठीक है, मेनली इसको कौन निकालता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। सबसे पहले इट मेजर द स्टेट ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ट्रेंड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। याद रखना, लिविंग प्लैनेट्स इंडेक्स केवल और केवल वर्टिब्रेट स्पीसीज को क्या करता है, मेजर करता है, ना कि वर्टिब्रेट स्पीसीज को। तो ये केवल और केवल वर्टिब्रेट स्पीसीज के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो नॉर्मल रॉन्ग होगी, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही देख लेते हैं। सेकंड है इंडेक्स शो द नंबर ऑफ स्पीसीज लॉस्ट एंड एक्सटिंक्शन ऑल्सो। याद रखना ये नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी लॉस्ट हुई है, कितनी एक्सटिंक्ट हुए हैं वो भी नहीं बताता, बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। केवल वर्टिब्रेट स्पीसीज के बारे में बताएगा, इंडिविजुअल स्पीसीज के बारे में नहीं बताएगा कि कितने स्पीसीज लॉस्ट हुई, क्या हुई, ये भी नहीं बताएगा। थर्ड है ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और IUCN मिलकर इसको निकाला, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी रॉन्ग है। क्यों है गलत, क्योंकि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड तो है साथ में, लेकिन जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन है। कौन से, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने मिलकर इसको निकाला। और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ये कब बनी थी, याद रखना 1826 में बनी थी, बहुत पुरानी ये सोसाइटी है, ठीक है। और WWF का तो आपको पता है, ये WWF क्या है, WWF तो पता ही होगा आपको, वर्ल्ड की लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मोर देन कितने 100 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, बहुत बार करवा चुके हैं, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर हैं, ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स है। कब बनी थी, 1961 में बनी थी। कब बनी है, 1961 में बनी है, मतलब जब हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तब बनी है, ऐसा कुछ याद रख सकते हो, ठीक है, तो तब बनी है ये। उसके अलावा बात करें मेनली ये नेचर को कंजर्व करने के लिए और जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी को, अर्थ पे जो थ्रेट है उनसे बचाने के लिए मेनली ये है, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो हमने देख लिया केवल वर्टिब्रेट स्पीसीज को निकालती है, कौन निकालता है इसको, मेनली 2020 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कुछ कुछ बताई गया था कि जो 68 मतलब जो हमारी वर्टिब्रेट स्पीसीज है उसमें 68% का डिक्रीज हो गया। कितना हो गया, 68% मॉनिटर्ड वर्टिब्रेट स्पीसीज जो है वो डिक्रीज हो गए 1970 से लेके 2016 तक, ठीक है, 1970 से लेके 2016 तक वो कम हो गई। और फ्रेश वाटर स्पीसीज जो है वो भी कम हो गई हैं 84%, मतलब जो भी वर्टिब्रेट स्पीसीज है उसमें फ्रेश वाटर का जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा डिक्रीज किया है, ठीक है, मेन चीज़ ये की है। और ये जो रिपोर्ट है लिविंग प्लैनेट इंडेक्स क्या हर साल निकलती है, नहीं, हर 2 साल में एक बार निकलती है, ठीक है, याद रखना हर 2 साल में एक बार निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, लॉन्गिट्यूड और स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बताना है। क्वेश्चन पहले हो चुका है, द एंटायर वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 15 टाइम जोन, बिल्कुल नहीं, 24 टाइम जोन में जो है वो डिवाइडेड है। सेकंड है ऑल कंट्रीज हैव अडॉप्टेड देयर स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ कंट्री। देखो मेजोरिटी ऑफ कंट्री ने अपना सेंट्रल मेरिडियन से टाइम डिफाइन कर रखा है, लेकिन ये नहीं है कि हर एक कंट्री ने कर रखा है, कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिन्होंने नहीं कर रखा। तो फर्स्ट एंड सेकंड रॉन्ग है, तो इसका आंसर क्या आ गया, डी, क्योंकि हमसे क्या पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट, और करेक्ट तो एक भी नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में बताना है।
सबसे पहले इट एम्स टू इनहेंस फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड इनकम ऑफ हाउस होल्ड, बिल्कुल ये मेनली फॉरेस्ट कवर को इनहेंस करता है और फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड इनकम को भी इंक्रीज करता है। दूसरी चीज़ ये किसके अंडर है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ये भी मैं करवा चुकी हूँ, उसी के अंडर है। थर्ड है इस ये जो है बोथ पब्लिक और प्राइवेट लैंड पे इंप्लीमेंट होगा, बिल्कुल तीनों ही स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया डी। ठीक है, यही था ग्रीन इंडिया मिशन, मेनली क्या था, फॉरेस्ट को इंक्रीज करना है इसके अंडर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत बार करवा चुकी हूँ। कौन निकालता है इसको, एक तो वर्ल्ड हंगर लाइफ निकालती है और एक वर्ल्ड हंगर लाइफ निकालती है और एक निकालती है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ठीक है, एक निकालती है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा हर साल निकाली जाती है, ये हर साल निकाली जाती है और मेनली क्या है, एनुअली निकाली जाती है और सबसे पहले निकाली गई थी 2006 में। ये बोला कि यूएनडीपी निकालती है, बिल्कुल गलत है। सेकंड है कंसिस्टेंटली इंडिया की जो पोजीशन है वो स्लिप हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की रैंक आई कितनी है। 2016 से लग जाओ 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, 16 में इंडिया की रैंक थी 97, फिर होगी 100, फिर होगी 103, फिर होगी 102, फिर होगी 94, फिर अब अभी रिसेंटली इंडिया की रैंक आई है 101। अभी इंडिया की रैंक कितनी आई है 101। तो इंडिया की रैंक कंसिस्टेंटली डिक्रीज तो नहीं कर रही है, कभी डिक्रीज कर रही है कभी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, तो आंसर क्या आ गया डी। हमसे क्या पूछा था, करेक्ट, क्योंकि करेक्ट तो एक भी नहीं है। अब ये कंसिस्टेंट नहीं है, मेनली एक क्या क्या चीज़ें मतलब 4 इंडिकेटर्स इसमें देखे जाते हैं। मैं पहले हर चीज़ करवा चुकी हूँ इसके बारे में। मेनली चाइल्ड मोर्टेलिटी, स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग। ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग और क्या निकाला जाता है, अंडर न्यूरिशमेंट। ठीक है, ये 4 चीज़ें मेनली इसमें मॉनिटर की जाती हैं। तो ये आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 21 आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 ला नीना के बारे में बता रहा है। ठीक है, सब ला नीना इज जनरली एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रेनफॉल इन साउदर्न अफ्रीका। देखो ला नीना में क्या होता है, इसने बोल रखा है कि साउदर्न अफ्रीका में रेनफॉल इंक्रीज हो जाता है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी है। ला नीना मेनली क्या होती है, जो ईस्टर्न पैसिफिक का रीजन है, जो ईस्टर्न पैसिफिक जो रीजन है उसमें मेनली क्या होता है, जो कोल्ड करंट वहाँ पे फ्लो करते हैं, तो वो जो कोल्ड करंट है वे और ज़्यादा क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। कोल्ड करंट क्या हो जाते हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, ड्रॉट जैसी कंडीशन हो जाती है। यहाँ पे क्या बन जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है, तो यहाँ पे ड्रॉट जैसी सिचुएशन हो जाती है। तो मेनली जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है वहाँ पे क्या हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन पे मेनली क्या होती है, रेनफॉल होती है। अगर ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन पे रेनफॉल होती है तो याद रखना जो ईस्ट अफ्रीकन रीजन है, मेनली जो ईस्ट अफ्रीकन जो इधर वाला रीजन है, ईस्ट अफ्रीकन रीजन पे मेनली क्या होगा, ईस्ट अफ्रीकन रीजन पे मेनली वहाँ पे भी बारिश नहीं होगी। ठीक है, वहाँ पे भी मेनली ड्रॉट होता है, वहाँ बारिश नहीं होती। लेकिन ये क्या होता है, साउदर्न अफ्रीकन रीजन में क्या होता है, मेनली बारिश होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है ला नीना इवेंट इज प्रेसिडेड बाय बिल्डिंग अप ऑफ कूलर सब सरफेस वाटर्स इन ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक। अभी बताया कि वहाँ पे क्या हो जाता है, और कोल्ड वाटर हो जाता है, कोल्ड करंट बहते हैं और ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं। थर्ड है ड्यूरिंग ला नीना द ट्रेड विंड्स आर वीकेंड। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब ला नीना होता है तो याद रखना ट्रेड विंड्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। क्या हो जाती हैं, ट्रेड विंड्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है, आंसर क्या आ गया, बी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे। अगर आपने प्रोसेस का पता होगा तो आपको ये जल्दी जल्दी समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले 23 द रिजर्व इज वन ऑफ द लेटेस्ट टाइगर रिजर्व टू बी इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। अब रिसेंटली कौन सा टाइगर रिजर्व ऐड हुआ है, सीधी सी बात है 51st टाइगर रिजर्व अभी ऐड हुआ है। ठीक है, और यही जो तमिलनाडु है उसका 5th टाइगर रिजर्व है। तो बता दो कौन सा, वो है श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व है ये, और मेनली मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और श्री विल्लीपुथुर ग्रिजल्ड जो स्क्वेरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के ये बना हुआ है टाइगर रिजर्व। दोनों को मिला के बनाया हुआ है, केरला तमिलनाडु के बॉर्डर पे मेनली तमिलनाडु में माना जाता है। और 51st टाइगर रिजर्व इसको बोला जा रहा है। और केरला का तमिलनाडु का कौन सा है, तमिलनाडु का ये 5th टाइगर रिजर्व है। इसका मतलब तमिलनाडु में 4 टाइगर रिजर्व और हैं। वो कौन कौन से हैं, याद रखना, एक तो है अन्नामलाई, एक है मदुमलाई, एक तो है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, एक है मदुमलाई टाइगर रिजर्व आप खुद लगा लेना। उसके अलावा एक है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, और एक है कलाकड़ मंदुथुरई। क्या है, कलाकड़ मंदुथुरई टाइगर रिजर्व। तो ये 4 टाइगर रिजर्व पहले ही थे और अभी एक और ऐड हो गया इसमें। तो ये क्या है, 5 टाइगर रिजर्व वहाँ पे हो गए हैं। अभी इसमें एक और चीज़ आप देख लो कि यहाँ से कौन सी रिवर फ्लो करती है, वैगई रिवर यहाँ से फ्लो करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से कौन सी रिवर फ्लो करती है, वैगई रिवर फ्लो करती है। और वैगई रिवर पे एक इंपॉर्टेंट सिटी मैंने बताई थी, कौन सी है, मदुरई।
कौन सी सिटी है, मदुरई एक सिटी है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ बात करें, ये मेनली कहाँ पे गिरती है, पाक स्टेट में जाके गिरती है। ये वैगई रिवर कहाँ पे गिरती है, पाक स्टेट में जाके गिरती है। अब और दे रखे हैं जैसे कि बांदीपुर, बांदीपुर कहाँ पे है, कर्नाटका में है। ये कामलांग टाइगर रिजर्व कहाँ पे, आपको पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, कामलांग अरुणाचल प्रदेश में है। और उसके अलावा बात करें ये हो गया सिमलीपाल, कहाँ पे है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। ठीक है, तो इनका भी आपको पोजीशन पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया सी। ये देखो, ये हमारे कौन से हैं, सारे टाइगर रिजर्व्स हैं। ये क्या है, सारे हमारे टाइगर रिजर्व्स के नाम है। कहाँ कहाँ पे जो है हमारे मेन टाइगर रिजर्व्स हैं। अभी हमने देखा है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मेघामलाई टाइगर रिजर्व, कलाक्कड़ मंडूथुराई टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये चारों टाइगर रिजर्व अभी हमें देखे हैं। और अभी हमारा क्या हुआ, एक 51 भी ऐड हुआ है, जिसका नाम क्या था, अभी हमने देखा था, क्या नाम था उसका 51 का, श्री विल्लीपुथुर ग्रीजर, श्री विल्लीपुथुर जो भी था। ठीक है, तो वो हमारा एक टाइगर रिजर्व था। उसके अलावा और भी बहुत सारे, देखो अभी आया था एक बांदीपुर। ठीक है, बांदीपुर हमने हमारे उसमें दिया हुआ था, तो बांदीपुर हमने देख लिया कहाँ पे है, कर्नाटका में है। ठीक है, नागरहोल, बांद्रा, दंदेरी अंसी, देखो दांदेली अंसी कहाँ पे, कर्नाटका में। शहाद्री कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तडोबा, अंधेरी, मेलघाट, बोर, देखो ये सारे जो टाइगर रिजर्व हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो और एक दो बार इनको अच्छे से देख लेना। ठीक है, एक बार इनको अच्छे से देख लेना तो आपको सारे जो हैं अच्छे से याद हो जाएंगे। देखो एक अभी आया था सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये रहा यहाँ पे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, झारखंड में है। ठीक है, दुधवा यूपी में, पीलीभीत यूपी में, जिम कॉर्बेट और राजाजी कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। बक्सा ये हमारा कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। मानस, और मानस कहाँ पे है, ये हमारा इसमें है, असम में। ठीक है, ओरांग असम में है, डेम्पा मिजोरम में है। ठीक है, काजीरंगा असम में है, कामलांग, देखो ये सारे जो है ना, नेमडाफाई अरुणाचल प्रदेश में है, पक्के अरुणाचल प्रदेश में। कामलांग अभी देखा था, कामलांग टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ पे, अरुणाचल में। तो ये सारे जो है ना आपको याद ही रखने हैं। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, और ये बीच के। ठीक है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको जूम कर करके देख लेना, आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो ये हो जाता है, ये हो जाता है कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। स्टॉकहोम कन्वेंशन कई बार करवा चुके हैं। सबसे पहले बोल रखे हैं कि ये जो ग्लोबल कन्वेंशन है यूएनईपी के अंडर आता है, तो बिल्कुल ये यूएनईपी के अंडर ही आता है। मेनली किसके लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये पीओपीज के लिए। ठीक है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए जो लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए है और मेनली स्टॉकहोम कन्वेंशन है ये। ठीक है, एक होता है ना BRS, उसमें बेसल रोटरडैम स्टॉकहोम, तो ये वही वाला स्टॉकहोम है, पीओपीज के लिए। सेकेंड है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जो है इसको फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है, तो बिल्कुल इसको फाइनेंशियल मैकेनिज्म वो प्रोवाइड करती है। 2001 में साइन हुआ था, 2004 में फोर्स में आया था। ठीक है, इंडिया भी इसका क्या है, पार्ट है। और इंडिया इसका पार्ट कब बना था, 2006 में। 4 में फोर्स में आया, इंडिया इसका पार्ट कब बना, 2006 में। लीगली बाइंडिंग प्रोविजन है इसके। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो गया सी। अब हमें बोल रखा है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में। आपको पता होगा ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कब बनी है, याद रखना 1992 में बनी है, जब रियो अर्थ समिट चल रही थी तब। ठीक है, 1992 में ड्यूरिंग अर्थ समिट बनी है क्या, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। और मेनली हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, यूएसए में है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, यूएसए में है। और मेनली ज्वाइंटली इसको मैनेज कौन करता है, इसको मैनेज करता है यूएनडीपी वेस्ट बंगाल और यूएनईपी। ठीक है, यूएनडीपी वेस्ट बंगाल और यूएनईपी इसको मैनेज करते हैं। और मेनली 5 जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल जो कन्वेंशंस है, मेनली उनको फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है 5 को। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ये मेनली या फिर उनको फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है, एक तो है UNFCCC। ठीक है, एक है UNCBD, एक है UNCCD। ठीक है, एक है हमारा मीनामाटा कन्वेंशन, और एक अभी हमने देख लिया कौन सा, स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये मीनामाटा मरकरी के लिए, ये क्लाइमेट चेंज के लिए, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए, डेजर्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो इन 5 ऑर्गेनाइजेशन को, 5 कन्वेंशंस को ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, ये हमने देख लिया है। ठीक है, कौन कौन इसको मैनेज करते हैं, कौन कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं, कि कौन से ईयर में बना है, कब बना है, सारी चीज़ें देख ली। क्वेश्चन नंबर 24 आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे।
वेटलैंड्स के बारे में बताना है। सबसे पहले जो है सेंटर, स्टेट्स और यूनियन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन नोटिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्टेट्स एंड यूटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। बिल्कुल, जहाँ पे वेटलैंड्स होंगे वही तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आ गया सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। एस्टिवेशन या जिसको बोलते हैं समर स्लीप कौन कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं? देखो स्नेक्स और बियर, आपको पता होगा ये क्या करते हैं, ये विंटर स्लीप करते हैं। ये क्या करते हैं? विंटर स्लीप करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। इसी को क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन भी बोलते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड रॉन्ग हो गया, तो आ गया ओनली थर्ड एंड फोर्थ। तो मेनली जो समर स्लीप करते हैं वो कौन से? क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग। 26 का आंसर हो गया 4। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज के बारे में बताना है। ये बोल रहे हैं कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको नाबार्ड इंप्लीमेंट कर रहा है। बिल्कुल सही है। कब आई थी? 2015-16 में आई थी। कब आई थी? 15-16 में आई थी। उसके बाद देख लेते हैं, इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर क्लाइमेट एडेप्टेशन इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सेक्टर। ये भी सही है। ये मेनली फंड प्रोवाइड करता है क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री सेक्टर में। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आ गया? सी। और मेनली नाबार्ड क्या है? एक नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी है। ठीक है, नाबार्ड क्या है? नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज की नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 27 आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? ये हिस्टोरिकल प्लेस कहाँ पे है? फिर सेंट एंजेलो फोर्ट। ये सेंट एंजेलो फोर्ट मेनली ट्राइंगुलर लेटराइट स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्राइंगुलर लेटराइट स्ट्रक्चर है। ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। और किसने बनवाया था? अल्मीडा ने। फर्स्ट पोर्चुगीज वाइसरॉय का नाम सुना होगा केरला में, वहाँ पे अल्मीडा ने बनवाया था ये। ठीक है, याद रखना। फिर है रांगघर। ये रांगघर मेनली कहाँ पे है? जगह असम में है। रांगघर कहाँ पे? असम में। और बिल्कुल ये ओवल इसका क्या? पेविलियन है। और शेरशाह सूरी का जो टॉम्ब है मेनली क्या? ऑक्टागोनल प्लान है। और मेनली कहाँ पे बना हुआ है? सासाराम बिहार में। कहाँ पे बना हुआ है? सासाराम बिहार में। तो वो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है? डी। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है? डी। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 हमें क्या बोलता है? 30/30 जो एजेंडा है वो क्या है? 30/30 एजेंडा। देखो सबसे पहले जो G20 कंट्रीज़ ने COP15 में कंसेप्चुलाइज करा, बिल्कुल किया। ये मेनली इंपॉर्टेंस बता रहा है कि 30% हमें प्लेनेट प्रोटेक्ट करना है 2030 तक। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल इज पुशिंग फॉर इंक्लूजन ऑफ 13-13 पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। बिल्कुल, जो हाई एम्बिशन कोलिशन है वो बोल रहे हैं कि पोस्ट 2020 में हमें 30-30 एजेंडा को क्या करना पड़ेगा? पुश करना पड़ेगा। ये भी स्टेटमेंट क्या हमारी करेक्ट है। तो हमारी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है इसके बारे में, तो आंसर क्या आ जाता है? डी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। देखो ये सारे मैं करवा चुकी हूँ, इसलिए अभी मैं इनको बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं कर रही हूँ। सबसे पहले है टू आइडेंटिफाई एंड असेस द चेंजेस इन बायोस्फीयर रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज़। बोल रहे कि यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है मेनली क्या आइडेंटिफाई करता है? चेंजेस, आइडेंटिफाई एंड असेस द चेंजेस इन बायोस्फीयर रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन और नेचुरल एक्टिविटीज़ के कारण जो भी चेंजेस आते हैं वहाँ पे उसको असेस करता है। बिल्कुल, मेनली डायनामिक इंटररिलेशनशिप नेचुरल और एक सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस में जो होते हैं उनको कंपेयर करता है। और थर्ड है प्रमोट करता है एक्सचेंज एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। कहाँ पे? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम पे और सोल्यूशन पे। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या आ गया? ए। ठीक है, आंसर क्या आ गया? ए। और मेनली मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ये स्टार्ट कब हुआ था? 1971 में हुआ था। किसने किया था? यूनेस्को ने किया था। तो आपको पता ही चल गया। ठीक है, याद रखना इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इंडिया में टोटल कितने रिजर्व्स हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिसमें से जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स है वो किसके अंडर है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर है। किसके अंडर है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया में केवल और केवल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, उसमें से जो 12 है वो किसके अंडर है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर है। तो ये देखो, ये हमारे क्या है? हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स दे रखे हैं। ये ही हमारे टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। इसमें से हमारे कुछ जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो क्या है? हमारे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर आए हुए हैं, यूनेस्को के सिलेक्ट किए हुए हैं। ये है हमारे टोटल 18। इन टोटल 18 में से कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ जाता है हमारा क्या? देखो इसमें से कौन कौन से हैं, तो हमें इसमें से छांटने पड़ेंगे। देखो एक तो है अगस्ता मल्लाई। ठीक है, एक तो है हमारा अगस्ता मल्लाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो भी किसके अंडर है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्या क्या और कौन कौन से हैं, तो हमें सिलेक्ट ही करने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे। एक तो है हमारा कंचनजुंगा। ठीक है, एक तो हमारा कंचनजुंगा। ठीक है, रिसेंटली ऐड हुआ था ये। ठीक है, उसके बाद रिसेंटली 2011 में, देखो ईयर भी बता रखे हैं। ठीक है, 2011 में हमारा ऐड हुआ है पन्ना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा कौन सा?
ये आ गया हमारा अचानक मार अमरकंटक, ठीक है। कौन सा आ गया? अचानक मार अमरकंटक। फिर आ गया हमारा सिमलीपाल, ठीक है। उसके बाद आ गया सिमलीपाल। फिर आ गया हमारा पंचमढ़ी, ठीक है, पंचमढ़ी, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा नीलगिरी, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा नीलगिरी। उसके बाद आ गया हमारा क्या? नंदा देवी, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा क्या? सुंदरबंस कहीं दिख रहा है? यस, सुंदरबंस भी हमें दिख रहा है, सुंदरबंस आ गया, ठीक है, सुंदरबंस आ गया। उसके बाद आ गया हमारा गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार। उसके बाद आ गया हमारा नीलगिरी हो गया, हमारा गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, सुंदरबंस हो गया है हमारा। उसके बाद हो गया हमारा नंदा देवी। नोकरेक कहीं दिख रहा है किसी को? नोकरेक, नोकरेक, ठीक है। एक हमारा नोकरेक भी है, ठीक है, एक हमारा नोकरेक भी है। और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यही बायोस्फीयर रिजर्व है 12, जो किसके अंडर है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कोस्टल टाइप, और यहाँ पे की फोना क्या पाई जाती है? डुगोंग या सी काऊ यहाँ पे फेमस पाई जाती है। फिर आ जाता है हमारा क्या? सुंदरबंस सबसे फेमस है। सुंदरबंस कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पे क्या पाई जाती है? मेनली रॉयल बंगाल टाइगर सबसे फेमस स्पीसीज पाई जाती है। फिर आ जाती है हमारी नंदा देवी। नंदा देवी मेनली कहाँ पे? उत्तराखंड में, और मेनली यहाँ पे कोई ऐसा फेमस नहीं है। फिर है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे पाया जाता है? मेनली तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के बॉर्डर पे। और मेनली नीलगिरी, ताहर, लायन टेल्ड मकाऊ मेनली यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। फिर आ जाती है हमारी पंचमढ़ी। कहाँ पे होगी? ये एमपी में है। कहाँ पे है? एमपी में। और मेनली यहाँ पे ज्वाइंट स्क्वायरल और फ्लाइंग स्क्वायरल दोनों स्पीसीज पाई जाती हैं। फिर आती है हमारी सिमलीपाल। कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है। मेनली यहाँ पे गोर, रॉयल बंगाल टाइगर और वाइल्ड एलिफेंट पाए जाते हैं। फिर आ जाता है हमारा अचानक मार अमरकंटक, एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे, ठीक है। मैकाल हिल्स है वहाँ पे, याद रखना वहाँ पे कौन सी हिल्स है? मैकाल हिल्स है। और कोई इंपॉर्टेंट स्पीसीज वहाँ पे नहीं दे रखी है। फिर है कंचनजोंगा। कंचनजोंगा मेनली कहाँ पे? सिक्किम में, ठीक है, ईस्ट हिमालयाज में। और मेनली यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स और रेड पेंडा पाया जाता है, ठीक है। फिर आ जाती है हमारी अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पे है? केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। और मेनली नीलगिरी, ताहर और एलिफेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पे? अंडमान में है। और मेनली यहाँ पे क्या है? सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है नोकरेक। नोकरेक मेनली क्या है? मेघालय में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है? मेघालय में। और रेड पेंडा वहाँ पे पाया जाता है। फिर हमारा पन्ना, एमपी में, ठीक है, एमपी में है पन्ना। यहाँ से कौन सी रिवर पास होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पन्ना टाइगर रिजर्व से कौन सी रिवर पास होती है? केन रिवर, ठीक है। देखो इन सब में अभी तक कोई रिवर नहीं आई थी। एक तो हिल्स आई है हमारी, मैकाल से सबसे फेमस मैंने बता दिया, ठीक है। उसके अलावा आया हमारा केन रिवर। केन रिवर मेनली पन्ना टाइगर रिजर्व से पास होती है। और यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? टाइगर, चीतल, चिकारा, स्लोथ बियर, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट मतलब याद रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो हमने देख लिया कि वो 12 बायोस्फीयर रिजर्व कौन से हैं जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये जो है 20 का आंसर कौन सा हो गया? 30 का आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में बताना है। देखो सेंट्रल जू अथॉरिटी की बात करें कब बनी है? 1992 में बनी है। क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और मेनली किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर है। मेनली इसके एक चेयरमैन पर्सन होते हैं, 10 मेंबर्स होते हैं और एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। फिर क्या करती है? टू रिकॉग्नाइज जूज एंड स्पेसिफिक मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर हाउसिंग एंड वेटनरी केयर फॉर एनिमल्स केप्ट इन जू। बिल्कुल मिनिमम स्टैंडर्ड्स करती है जो भी वेटनरी एनिमल्स है उनके लिए। सेकंड है आइडेंटिफाई करते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए। बिल्कुल। थर्ड है एडवाइस करती है गवर्नमेंट को। देखो याद रखना ये गवर्नमेंट को एडवाइस नहीं करती है मेडिकल केयर या अटेंशन के बारे में, ठीक है, ये एडवाइस नहीं करती है। मेनली मतलब एडवाइस का काम किसका है? याद रखना एक है आपने एक बॉडी सुनी होगी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। वो एनिमल के वेलफेयर के बारे में गवर्नमेंट को क्या करेगा? एडवाइस करेगा। ये भी क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? ये पहले ही बन गई थी। कब? 1962 में। कब बनी थी? 1962 में, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे ही बनी थी। और किस एक्ट के अंदर बनी थी? याद रखना प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंदर बनी थी, ठीक है। क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंदर बनी थी 1960 का जो एक्ट था। तो ये एडवाइस करेगी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। पहले दो काम करेगी सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट 1 और 2 करेक्ट है, तो आंसर आ गया बी। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 32 पे।
क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, एरियल सीडिंग। एरियल सीडिंग का मतलब होता है कि ऊपर से ही मतलब हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से, किसी भी चीज़ से जो सीड्स हैं उनको किसी चीज़ में लपेट के, मतलब जैसे कि कोई क्ले हो गई, कंपोस्ट हो गया, उन सब में उनको सीड बॉल्स बना के उसको लपेट के और उसको डाल देना कहाँ पे, ज़मीन पे, और जब भी बारिश होगी तो वो क्या हो जाएंगे, अपने आप उग जाएंगे, ऐसा कुछ सोचा जा रहा है। तो ऐसा जो एक्सपेरिमेंट है वो हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया है पायलट बेसिस पे। तो सबसे पहले इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ प्लोइंग एंड डिगिंग होल्स इन दी सोइल। बिल्कुल वहाँ पे कहाँ किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से डायरेक्ट सीड्स डाल दिए जा रहे हैं। इट इज़ एबल टू टारगेट इनएसेसिबल एरिया। बिल्कुल जहाँ पे नॉर्मल हम पहुँच नहीं सकते वहाँ पे भी मेनली जा सकते हैं। थर्ड है इट प्रोटेक्ट्स द सीड फ्रॉम बर्ड एंड्स एंड रेट्स। मेनली ये जो बर्ड्स एंड्स और रेट्स से बचा लेगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या की जाती है, मतलब कोटिंग कर दी जाती है। ठीक है, इसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है, इसलिए वो बर्ड्स एंड्स रेट्स से बच जाएंगे। तो आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये। स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत बार करवा चुके हैं। ए डाइवर्सिटी इंडेक्स ऑफ जीरो रिप्रेजेंट इनफाइनाइट डाइवर्सिटी। जीरो का मतलब होता है इनफाइनाइट डाइवर्सिटी। अमंग एनिमल्स क्रस्टेशियन एंड मोलस्क आर द मोस्ट स्पीसीज रिच। देखो याद रखना, एनिमल्स के अंदर जो इंसेक्ट्स है ना वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। का इंसेक्ट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग, और सेकंड रॉन्ग होती है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया क्या, बी। ठीक है, इसका मतलब जो गामा डाइवर्सिटी है वो किसके बीच में होती है, डिफरेंट इकोसिस्टम्स के बीच में होती है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना अल्फा और बीटा किसके लिए होती है। ठीक है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, जिसने इन्वायरमेंट की सीरीज देखी है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 33 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सटेंट के बारे में बताना है। कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटेंट हो गए हैं। तो आपको पता होगा ताशमेनियन टाइगर, डोडो, स्टीलर सीका, वो सारे हो गए, लेकिन मैंडारिन डक जो है वो अभी तक एक्सटेंट नहीं हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक्सटेंट हो गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। नॉर्मल सी बात है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। हमें बताना है वार्म वाटर और कोल्ड वाटर रीफ्स के बारे में। सबसे पहले ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो वार्म वाटर शैलो वाटर रीफ है। तो ये क्या स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, वार्म वाटर शैलो वाटर रीफ है। सेकंड है कोल्ड वाटर कोरल्स आर सिम्बायोटिक एल्गी लिविंग इन देयर पोलिप। देखो याद रखना, कोल्ड वाटर पोलिप जो है ना, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा या तो कोल्ड एरियाज में पाई जाएंगी या बहुत ज़्यादा डीप वाटर में पाई जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ पे सनलाइट जाती नहीं है, और वहाँ पे सनलाइट नहीं जाती है तो वो एल्गी का क्या करेंगी, तो एल्गी की तो वहाँ पे डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसको तो सनलाइट चाहिए अपना फूड बनाने के लिए। तो याद रखना कोल्ड वाटर कोरल्स में सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं होती है इसकी। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड है कोल्ड वाटर कोरल्स आर नॉट फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स। तो हर जगह पाई जाती हैं कोल्ड वाटर कोरल्स, ऐसा नहीं है वो कहीं नहीं पाई जाती हैं, तो सारी जगह पाई जाती हैं। तो 35 का आंसर क्या हो गया हमारा, सी। केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में कौन कौन सी कंट्री है। देखो अगर आपको मैप पता है तो आप कर लोगे। ठीक है, इसमें कौन कौन सी कंट्री आपको पता होना चाहिए। वेनेजुएला जो कंट्री है वो एंटायरली नॉर्थ है किसके, इक्वेटर के, और सारी कहीं ना कहीं मतलब उस पर आ जाती है, मतलब इक्वेटर पे आती है। लेकिन ये जो है वेनेजुएला ये इक्वेटर पे नहीं आती है। ठीक है, इक्वेडोर, केन्या, तंजानिया तीनों ही किस पे आते हैं, इक्वेटर पे आती है। तो ये देखो ये सारी कंट्रीज़ हैं जो किस पे आते हैं, इक्वेटर पे आते हैं। बहुत ही मतलब सुंदर सा मैप आपको दिखाया गया है। ठीक है, बहुत ही सुंदर सा मैप है, कौन कौन सी कंट्रीज़ इक्वेटर पे आती है। अभी देखो इक्वेडोर हमने देखा, केन्या भी हमने देखा, ठीक है, और कौन कौन सा देखा था अभी हमने, जो भी है। तो ये सारी कंट्रीज उस पर आती हैं। देखो कोलंबिया उस पर आती है, ठीक है, ब्राज़ील उस पर आती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, एक वेनेजुएला कंट्री है जो इस पर नहीं आती है। कौन, पूरे नॉर्थ है वेनेजुएला कंट्री, पूरी नॉर्थ में। ठीक है, यहाँ पे कौन सी है, वेनेजुएला। तो वेनेजुएला इक्वेटर पे नहीं आती है। और भी बहुत सी साओ टोमो प्रिंसिपी, गैबन, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उगांडा, केन्या, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर है सोमालिया, ठीक है, फिर है मालदीव्स, उसके बाद है इंडोनेशिया, किरिबाती आइलैंड। तो ये सारी कंट्रीज किस पे आती है, हमारी इक्वेटर पे आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का मतलब क्या है, नॉट ए मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट का मेंबर कौन नहीं है। तो देखो आपको मेंबर पता होंगे तो आप कर लोगे, वैसे भी आप कर ही लोगे। देखो ईस्ट एशिया समिट में चाइना भी है, रशिया भी है और यूएसए भी है, लेकिन यूके नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, यूके नहीं है। तो यूके जो है ईस्ट एशिया समिट का मेंबर नहीं है। ठीक है, यूके जो है वो ईस्ट एशिया समिट का मेंबर नहीं है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारी ईस्ट एशिया समिट है, जो हमारे ईस्ट एशिया समिट है उसमें मेंबर हैं कौन कौन से। ठीक है, स्टार्ट कब हुई थी, याद रखना 2005 में ये बनी थी। सबसे पहली बात कब बनी थी, ये 2005 में बनी थी। ठीक है, फर्स्ट समिट इसकी हुई थी 2005 में कुआलालंपुर मलेशिया में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी, सबसे पहली मीटिंग मलेशिया में हुई थी इसकी। मेनली इसका जो आइडिया था वो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने ही दिया था, कंसेप्ट 1992 में।
फिर अगर बात करें ये क्या है, मेनली किस लिए हुई है, रीजनल, ताकि कोऑपरेशन हो उसके, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक चैलेंजेस को हम फेस कर सकें इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में किसको, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है, पॉलिटिकल चैलेंजेस, इन सबको क्या कर सकें, हम फेस कर सकें। उसके अलावा अगर बात करें क्या इंडिया मेंबर है इसका, यस इंडिया भी इसका मेंबर, और इंडिया तो इसका क्या था, फाउंडिंग मेंबर था। ठीक है, याद रखना इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। मेनली ये जो जितने भी ईस्ट एशिया में वे कंट्रीज हैं, ये मेनली 54% वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती हैं पॉपुलेशन, और 58% मतलब लगभग इनकी जीडीपी में ये रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, इसके अलावा ईस्ट एशिया समिट में अभी हमने कंट्रीज की तो बातें नहीं की, कंट्रीज में आती हैं इनकी एशियान की जितनी कंट्रीज है, 10 कंट्रीज एशियान की। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ लिया हमने यूएसए, चाइना, रशिया, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया और जापान और साउथ कोरिया। ठीक है, ये सारी कंट्रीज भी इसमें आती हैं। तो ये सारी कंट्रीज इसके मेंबर है किसके, ईस्ट एशिया समिट के। ठीक है, ईस्ट एशिया समिट के। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, आंसर आ गया डी। ठीक है, आंसर आ गया डी। अब एक चीज और ध्यान रखनी है हमें कि जो ये एशियान है ना, ये एशियन सेंटर्ड फोरम है। मेनली ये जो ईस्ट एशिया समिट है ये क्या, एशियन सेंटर्ड फोरम है। ठीक है, एशियन सेंटर्ड फोरम में याद रखना, इट कैन ओनली बी चेयर्ड बाई एन एशियन कंट्री, इट कैन ओनली बी चेयर्ड बाई एन एशियन मेंबर कंट्री। याद रखना केवल और केवल एशियन के जो मेंबर्स हैं वही कंट्रीज इसमें क्या कर सकते हैं, इसको चेयर कर सकते हैं, और कंट्रीज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एशियन के मेंबर जितने ये सारे इसको चेयर नहीं कर सकते, केवल एशियन मेंबर कंट्रीज इसको चेयर कर सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, बाई चांस आ जाएगी कभी, अभी ईस्ट एशिया समिट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हुई है, तो कैसे हो जाएगी जब एशियन में वो कंट्रीज नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37 आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं 38 पे। हमें बेंजीन एमिशन के बारे में बताना है। तो सबसे पहले है एनिमल एक्सक्रीटा, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, सिगरेट स्मोकिंग, पेट्रोलियम रिफ्यूलिंग स्टेशन। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि एनिमल एक्सक्रीटा से तो बेंजीन नहीं निकलेगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ये यहाँ से तो नहीं निकलेगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, और सबसे निकल सकता है। ठीक है, और सबसे निकल सकता है, तो बिल्कुल ऑटोमोबाइल, सिगरेट, पेट्रोल रिफ्यूलिंग स्टेशन तीनों से निकलता है। तो आंसर क्या हो गया, सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 क्या बोलता है, पॉपुलेशन एजिंग, मतलब पॉपुलेशन क्या हो रही है, बूढ़ी हो रही है। तो देखो सबसे पहले है डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट। बिल्कुल फर्टिलिटी रेट अगर डिक्लाइन होगा तो क्या होगा, बच्चे कम पैदा होंगे और वो जो बूढ़े हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। सेकंड है इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बिल्कुल अगर उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी तब भी एजिंग होगी। थर्ड है इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। देखो वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारी यूथ पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, और यूथ बढ़ेगी तो वो पॉपुलेशन एजिंग थोड़ी ना होगी, वो तो मेनली पॉपुलेशन एजिंग नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है, उसको तो डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलेंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। तो आंसर इसका क्या आ गया, ए। ठीक है, आंसर क्या आ गया, ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। टाइगर रिजर्व्स के बारे में बताना है। कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स क्या बोल रखे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे हैं। ठीक है, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले टाइगर रिजर्व्स बताए थे, अब आप खुद देखो वो टाइगर रिजर्व्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे कौन से हैं। ठीक है, नीचे कौन से, तो याद रखना ये सारे ही जो टाइगर रिजर्व्स हैं ये क्या है, उससे नीचे हैं। ठीक है, याद रखना, सारे देख लेना। मैंने अभी टाइगर रिजर्व्स का आपको क्या दिखाया था, एक पिक्चर दिखाई थी, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उसमें जाके देखो सारे ही आपको क्या मिलेंगे, नीचे मिलेंगे। तो आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41, और वैसे भी ये है कहाँ कहाँ पे आपको पता होगा। उदांती सीता नदी कहाँ पे है, ये उदांती सीता नदी है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसके बाद है भद्रा, ये भद्रा हमारा कहाँ पे है, कर्नाटका में। उसके बाद ये कान्हा, कान्हा भी कान्हा और ये जो पेंच दोनों ही कहाँ पे, एमपी में। ठीक है, तो याद रखना ये इसके नीचे हैं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 10 डिग्री से लेके 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स में बहुत कम एयर सर्विसेज, ऐसा क्यों है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि वहाँ पे लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रहती है। बिल्कुल हाई कॉन्टिनेंटल, बिल्कुल कॉन्टिनेंटलिटी वहाँ पे ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे क्या कम कॉन्टिनेंटलिटी है, वहाँ पे लैंड एरिया कम है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा सेकंड। और लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिल्कुल इसीलिए वहाँ पे सर्विसेज कम है। तो फर्स्ट एंड थर्ड 41 का क्या हो गया, बी। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि वहाँ पे एक तो पॉपुलेशन कम है, एक डेवलपमेंट कम है और एक लो कॉन्टिनेंटलिटी है। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज कम है। आ जाते हैं 42 पे। सबसे पहले किसी लेडी के बारे में बताना है। सबसे पहले वो लंदन इंडियन सोसाइटी की एक्टिविटीज़ में उसने पार्टिसिपेट किया, और बाद में एक मदन तलवार नाम का एक पीरियडिकल स्टार्ट किया। उन्होंने पेरिस इंडिया सोसाइटी को भी फाउंड किया, और सोशलिस्ट पार्टी के साथ उनके लिंक थे, रशियन सोशलिज्म के लिए उनके लिंक थे, और वुमेन राइट्स को उन्होंने एडवोकेट किया। मतलब वो क्या थी, एक एडवोकेट भी थी। तो वो कौन थी, मैडम भिकाजी कामा। कौन थी वो, मैडम भिकाजी कामा थी, जिन्होंने ये सारे काम किए थे। और उन्होंने जर्मनी में
आपको पता होगा स्टुअर्ट जर्मनी में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की एक जो मीटिंग हो रही थी 1907 में, वहाँ पे उन्होंने एक इंडियन नेशनल फ्लैग को भी क्या किया था, अनफर्ल किया था। ठीक है, याद रखना, जर्मनी में उन्होंने फ्लैग को क्या किया था, अनफर्ल किया था। और इनको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी इनको बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं 43 पे। ये बताना है कि ये जो रिवर है ना, ये लार्जेस्ट रिवर है और मेनली पुष्कर से ओरिजिनेट होती है और फिर 2 ब्रांचेस में बढ़ जाती है, सरस्वती और सागरमती। अगर आपने मेरी टेस्ट सीरीज देखी है ज्योग्राफी की तो ये आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ये कौन सी रिवर है, लूनी रिवर है। ठीक है, ये कौन सी रिवर है, लूनी रिवर है। और मैं ये बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। जो अंटायर रिवर है ये क्या है, एफिमरल, और कहाँ जाके रन ऑफ कच्छ में मतलब ज्वाइन कर जाती है ये किसी और रिवर से। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 43 आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। हिमालयन ब्राउन बियर के बारे में बात चल रही है। द बेस्ट प्लेस टू सी ए हिमालयन ब्राउन बियर इन इंडिया इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो जो ब्राउन बियर है उसको सबसे अच्छी जगह आप ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में देख सकते हो। बोल रहे हैं कि ये ओनली जो स्पीसीज है बियर की जो हर्बीवोर्स है, तो हर्बीवोर्स तो ये होता ही नहीं। ब्राउन बियर क्या होता है, ओमनीवोर्स होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, और मेनली जो ये हिमालयन ब्राउन बियर है ये पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, तिब्बत, चाइना, मेनली जो हाई एल्टीट्यूड वैलीज है वहाँ पे पाया जाता है, पास्चर्स है वहाँ पे पाया जाता है। IUCN स्टेटस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IUCN स्टेटस में ये किस कैटेगरी में आता है, याद रखना, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आता है। किस में आता है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट्स की अपेंडिक्स 1 में आता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के भी शेड्यूल 1 में आता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। IUCN में इसका स्टेटस क्या है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, हिमालयन ब्राउन बियर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 हमें क्या बोलता है, राइनो के बारे में बताना है। बोल रहा है 2 स्पीसीज ऑफ राइनो, ग्रेट हॉर्न राइनो और ब्लैक राइनो आर फाउंड इन इंडिया। आपने ब्लैक राइनो के बारे में तो मेरे ख्याल से कभी सुना ही नहीं होगा, तो ये स्पीसीज होगी भी नहीं। तो इंडिया में केवल एक ही टाइप का राइनो पाया जाता है, वो है ग्रेट हॉर्न राइनो। ठीक है, सेकंड है दे आर लिस्टेड एज इंडेंजर्ड। तो आपको पता होना चाहिए ये जो है ये क्या है, कौन सी कैटेगरी में आता है, ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। किस में आता है, वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। थर्ड है इन इंडिया राइनो इज फाउंड ओनली इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ असम एंड मेघालय। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, असम और मेघालय में नहीं, ये असम में और वेस्ट बंगाल में और यूपी में यहाँ पे पाया जाता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो नोट करेक्ट बतानी है, तो सारी नोट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है, सारी नोट करेक्ट है। आ जाते हैं इस पे क्वेश्चन नंबर 46 पे। कार्टेजिना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल बहुत बार करवा चुकी हूँ, बायोसेफ्टी के लिए ये सबसे पहले बोल रखा है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स के लिए। मैंने आपको बताया उसके लिए कौन सा था, नगोया प्रोटोकॉल था, इक्विटेबल बेनिफिट्स को शेयर करने के लिए। तो ये तो नहीं है। सेकंड है इट कंटेन्स प्रोविजंस टू चेक एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये हो सकता है कि वर्ल्ड ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स उसमें हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो फेयर इक्विटेबल शेयर, क्योंकि वो कौन सा प्रोटोकॉल में है, वो नगोया प्रोटोकॉल में है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी। ठीक है, आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 47 पे। ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि ये जो है ये UNEP का प्रोजेक्ट है। ठीक है, सेकंड है ये मेराइन लीटर को कम करना है, स्पेशली प्लास्टिक लीटर जितने भी सोर्सेज हैं उससे। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये इनिशिएटिव जो है ना ये किसका है, ये UNEP का नहीं है, ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और एक नोराड ऑर्गेनाइजेशन उनका इनिशिएटिव है, ये इसका इनिशिएटिव नहीं है। और दूसरा ये मेराइन लीटर को कम तो करेगा, ये तो सही है कि मेराइन लीटर को कम करना है इसको, लेकिन सारे सोर्सेज से नहीं है, मेनली फिशरीज और मेराइन ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वहाँ से है। मेनली कहाँ से, मेनली फिशरीज, ओनली फिशरीज एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सेक्टर, केवल यहाँ से इसको लीटर को कम करना है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी, क्योंकि करेक्ट आंसर पूछा था, इनकरेक्ट पूछा होता तो दोनों ही हो जाते, सी हो जाता। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। कौन सा एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है, देखो सबसे पहले है दिहिंग पटकई। तो देखो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, दिहिंग पटकई जो है वो बिल्कुल कहाँ पे है, असम में ही है। बादल खोल तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ में ही है। और रयाला, याद रखना ये रयाला जो है ये कहाँ पे है, एलिफेंट रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे, ये आंध्रा में है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, ए। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा, ए। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट, 48 का आंसर हो जाता है ए। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 49 पर। रेड सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज है, कौन सी है, रेड सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज है। तो आपको देखो ये क्वेश्चन आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। जिबूती, इरिट्रिया, इजिप्ट तीनों ही कंट्री हैं, जॉर्डन नहीं है। ये मेनली जो एक्वाबा वाली वो है ना
सी ऑफ एक्वाबा, स्ट्रेट ऑफ एक्वाबा कुछ है, वहाँ पे पाई जाती है। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट नहीं है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? ए। ठीक है, तो ये देखो, ये है हमारी क्या सारी जो भी है हमारा रेड सी। रेड सी में कौन कौन सी हमारी सीट वो है, मतलब मेनली कंट्रीज हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है? एरिट्रिया है। यहाँ पे कौन सी है? सूडान भी आती है, याद रखना, सूडान भी आती है यहाँ पे। ठीक है, इजिप्ट कंट्री भी आती है यहाँ पे। ठीक है, इजिप्ट यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये गल्फ ऑफ एक्वाबा है। यहाँ पे कौन सा? गल्फ ऑफ एक्वाबा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे गल्फ ऑफ एक्वाबा में कंट्रीज अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे इजिप्ट आती है, इजराइल आती है, जॉर्डन आती है और सऊदी अरेबिया आती है। और गल्फ ऑफ एक्वाबा में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? 4 आती हैं। कौन सी? इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया। 4 कंट्रीज गल्फ ऑफ एक्वाबा में आती है। लेकिन रेड सी का तो यही पार्ट है। तो रेड सी में कौन कौन सी आएंगी? सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सूडान और ये यमन और एरिट्रिया। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज कहाँ पे आते हैं? रेड सी में आते हैं। और बाई चांस क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए कि कौन सी, जैसे कि क्या कौन सा जो ये पोर्ट सूडान है, ये कौन से सी पे लोकेटेड है? अरेबियन सी, रेड सी कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? रेड सी पे है। ठीक है, जेधा सिटी कौन से पोर्ट पे लोकेटेड है? कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, तो ये एडन। ठीक है, गल्फ ऑफ एडन है यहाँ पे कौन सा? गल्फ ऑफ एडन है। यहाँ पे कौन सी स्ट्रेट है? बब अल मंदाब स्ट्रेट है। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कौन सी कनेक्ट कर रही है? बब अल मंदाब स्ट्रेट। ये जो है बब अल मंदाब स्ट्रेट है। ठीक है, यहाँ पे सुएज कैनाल है और यहाँ पे क्या है? पोर्ट सैड है। ठीक है, पोर्ट सैड कहाँ पे है? इजिप्ट में है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है रेड सी के बारे में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देख लिया आपने रेड सी के अराउंड कौन कौन सी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। ज्योतिर्लिंग्स के बारे में बताना है कि कौन कौन से इंडिया में ज्योतिर्लिंग्स हैं। तो याद रखना, इनमें से अगर ज्योतिर्लिंग्स की बात करें तो इंडिया में ये पहले 3 जो है वो ज्योतिर्लिंग्स है, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, ओमकारेश्वर। ये बद्रीनाथ जो है वो नहीं है, ज्योतिर्लिंग नहीं है। तो ये 4th नहीं है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही क्या है? ज्योतिर्लिंग्स हैं इंडिया के। तो ये देखो, ये हमारे क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं अलग अलग जगह पे। सोमनाथ गुजरात में है, महाकालेश्वर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ओमकारेश्वर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, मल्लिकार्जुना कहाँ पे? आंध्रा में है, वजीनाथ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, केदारनाथ कहाँ पे? उत्तराखंड में। केदारनाथ है लेकिन बद्रीनाथ नहीं है। नागेश्वर कहाँ पे है? गुजरात में। त्रिम्बकेश्वर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। भीमकारेश्वर कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। ठीक है, रामेश्वरम कहाँ पे? तमिलनाडु में। गृषेश्वर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और काशी विश्वनाथ कहाँ पे? यूपी में। तो आप देखो, ये हमारे महाराष्ट्र में कितने? एक ये हो गया महाराष्ट्र में, एक भीमकारेश्वर हो गया महाराष्ट्र में, एक त्रिम्बकेश्वर हो गया महाराष्ट्र में, एक वजीनाथ हो गया महाराष्ट्र में। तो हमारे 4 ज्योतिर्लिंग तो केवल और केवल महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। ठीक है, 4 ज्योतिर्लिंग जो है वो हमारे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। और गुजरात में तो 2 ही है। कौन कौन से? एक तो नागेश्वर, एक तो है नागेश्वर है गुजरात में, और कौन सा है गुजरात में? एक हमारा सोमनाथ है गुजरात में। ठीक है, तो ये है। और एमपी में भी हमारे, मतलब वैसे ये महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी यहाँ पे ज़्यादा है और जगह पे एक एक है। तो ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंग्स। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको याद रहेंगे फिर। ये देखो, अगर आप मैप में भी देखना चाहते हो तो ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है, केदारनाथ केवल एक ही है ऊपर, फिर यहाँ पे नागेश्वर, सोमनाथ, त्रिम्बकेश्वर, गृषेश्वर, भीमेश्वर, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, ऐसे आपको ज़्यादा याद रहेंगे। ठीक है, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, विश्वेश्वर, विद्यानाथ। तो ये सारे क्या हैं? सारे ज्योतिर्लिंग से 12 ज्योतिर्लिंग श्राइन्स हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये सारे याद रखने हैं। मैप के हिसाब से भी बता दिया और वैसे भी बता दिया, तो सारे आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं। तो इसी नोट पे जो हमारे 50 क्वेश्चन है वो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और प्लीज़ 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 चैनल को क्या करो? सब्सक्राइब करो। ठीक है, चैनल को क्या करो? सब्सक्राइब करो। आपको रेड बटन दिख रहा होगा, उसको एक बार दबा लो तो आपको सारी नोटिफिकेशन अच्छी मिलती रहेंगी। और जिसने लास्ट तक लेक्चर देखा होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा ही होगा। ठीक है, ये तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। बहुत सारे बच्चे 2-4 क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में तो नहीं पता चलेगा ना कि कौन कैसा क्या पढ़ाना चाह रहा है, या क्वेश्चंस तो जो कुछ होते हैं मैप वगैरह के वो लास्ट में ही आते हैं। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी विश है ये कि जो भी लास्ट तक लेक्चर देखे उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी वीडियोस हैं वो उसके लिए क्या रहें? बेनिफिशियल रहें। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू। ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना है हमें, और डरना नहीं है, और मल्टीपल सोर्सेज पे नहीं जाना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, मल्टीपल सोर्सेज पे कभी मत जाना। सिलेक्शन नहीं होता है, केवल एक ही सोर्सेज रखो और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। ठीक है, तो चलिए,
थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मेरे को इतना ज़्यादा सुनने के लिए, आपको मैं इतना ज़्यादा पकाती रहती हूँ उसको सुनने के लिए, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।